पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। अब देखा जाए तो बजरंग दल है, खुद आरएसएस है, ऐसी तमाम जो जमायतें हैं जो देश के अंदर, समाज के अंदर एक नफरत और घृणा पैदा करते हैं, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई होती तो लोगों को विश्वास होता कि सही मानों में सरकार कोई कदम उठा रही है। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात होगी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर जो शिकंजा कसा जा रहा है उसकी। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन जारी है। देश के कई राज्यों में टेरर मॉड्यूल के खुलासों के बाद पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। 14 राज्यों में टेरर लिंक के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में यह कार्रवाई चल रही है। टेरर मॉड्यूल, टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में हुए खुलासे के बाद यह छापेमारी शुरू हुई। एनआईए के साथ साथ ईडी भी छापेमारी कर रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पीएफआई के अध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यह बताया जा रहा है। टेरर फंडिंग के अलावा कई मामले हैं जिनकी वजह से पीएफआई उसके ऊपर एनआईए और ईडी का शिकंजा कसा है। हाल ही में आपको याद होगा पटना में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था जिसमें देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का पता चला था। इस साल राजस्थान के करौली में हुई हिंसा हो या फिर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा, पीएफआई का कनेक्शन दोनों मामलों में सामने आया था। इसके अलावा सिर तन से जुदा कांड में भी पीएफआई कनेक्शन निकल कर आया था। आरोप है कि दिल्ली में हुई हिंसा में पीएफआई का हाथ था। इसके अलावा कर्नाटक हिजाब विवाद में भी पीएफआई पर छात्राओं को भड़काने का आरोप लगा था। 2 साल पहले सीएए के विरोध प्रदर्शन में भी कनेक्शन का खुलासा हो चुका है। यानी ऐसे तमाम मामले जिसको लेकर सवाल उठते रहे कि क्या देश को आग में झोंका जा रहा है, क्या देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है, उन सब में कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आता रहा है। एक तरफ एनआईए और ईडी छापेमारी कर जांच कर रहे हैं, दूसरी तरफ छापेमारी से पीएफआई बौखलाई हुई। राजस्थान समेत कई राज्यों में पीएफआई समर्थकों ने छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पीएफआई ने प्रेस रिलीज भी जारी की और छापेमारी को गलत बताया। कहा कि वो ऐसे डराने वाले छापे के सामने झुकने वाले नहीं है। कल पीएफआई ने केरल में हड़ताल का ऐलान किया है। पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी से कांग्रेस और जेडीयू भी बौखलाई हुई। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी और कहा कि आरएसएस और हिंदू सेना पर भी एक्शन होना चाहिए। वहीं गहलोत के मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ये छापेमारी चल रही है। और इसके साथ अब देखा जाए तो बजरंग दल है, हिंदू सेना है और खुद आरएसएस है, ऐसी तमाम जो जमायतें हैं जो देश के अंदर, समाज के अंदर एक नफरत और घृणा पैदा करते हैं, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई होती तो लोगों को विश्वास होता कि सही मानों में सरकार कोई कदम उठा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है? कोई भी संगठन हो, पीएफआई हो, ईएफआई हो, सीएफआई हो, हमें कोई मतलब नहीं किसी संगठन। यदि देश विरोधी कोई संगठन है ऐसा लगता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई में ईमानदारी भी नजर आनी चाहिए। कहीं आप आटे, दाल, चावल की महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, गायें मर रही है, कोई गायों के गोमाता का मुद्दा नहीं बनाए, इन मौतों से ध्यान हटाने के लिए आप यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो आप पापी हैं। अनवर साहब कह रहे हैं कि आरएसएस पे भी कार्रवाई कर दी थी। अरे भैया, आपकी 10 साल सरकार थी, आरएसएस को बैन कर देते। जो बैन लगाया गया था वो भी नेहरू जी के जमाने में हटा लिया गया था, क्यों नहीं बैन किया? और कोई उनसे यह भी पूछे कि केरल में जहां पीएफआई का सबसे ज्यादा वर्चस्व है, वहां जब 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, ओमन चांडी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि यह तो आतंकवादी संगठन जो बैन हो गया, सिमी, उसका दूसरा रूप है पीएफआई। ये भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते। ये कांग्रेस की केरल की सरकार कोर्ट में लिखित में दे चुकी है। तो अनवर साहब उनसे पूछे ना। और राजस्थान के मंत्री कह रहे हैं गायों की मौत हो रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए। अरे भैया, राजस्थान में गायें मर रही हैं, आप वहां सरकार में हैं, आपको रोकना है और वहां ध्यान हटाने के लिए पीएफआई पर एक्शन होगा।
बीजेपी अलग कह रही है कि पीएफआई ने भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की। बीजेपी पीएफआई को आतंकी संगठन बता रही है और छापेमारी को सही ठहरा रही है। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता हूं। तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज इस मुद्दे पर बहस शुरू करूं उससे पहले पीएफआई की एंटी इंडिया फंडिंग को भी समझ लीजिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक 4 दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन बिल संसद में पेश हुआ। 5 दिसंबर को पीएफआई के खाते में 18 लाख रुपए जमा हुए। 10 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हुआ। उसी दिन पीएफआई के खाते से 14 लाख रुपए निकाले। 12 दिसंबर 2019 को सीए को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। उसी दिन पीएफआई के खाते से 6 लाख रुपए निकाले गए। 13 दिसंबर को पीएफआई खाते में 3 लाख रुपए जमा कर दिए। 15 दिसंबर 2019 को सीए के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ। असम, दिल्ली के जामिया और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन हुए। 16 दिसंबर 2019 को पीएफआई के खाते में 3 लाख जमा किए। 16 से 19 तक जगह जगह प्रदर्शन चलता रहा और 20 दिसंबर को फिर पीएफआई के खाते में 4 लाख जमा होते हैं। 21 दिसंबर 2019 को पीएफआई खाते से 10 लाख रुपए निकाले गए। उसके बाद प्रदर्शन को और हवा देने का आरोप है। 26 दिसंबर 2019 को पीएफआई खाते से 4 लाख रुपए फिर निकाले गए। 27 दिसंबर 2019 को पीएफआई खाते में 3 लाख जमा किए गए। 31 दिसंबर को पीएफआई खाते से 16 लाख निकाले गए और 16 लाख जमा भी किए गए। 1 जनवरी 2020 को पीएफआई के खाते से 14 लाख रुपए निकाले गए। 3 जनवरी 2020 को 11 लाख निकले। 4 जनवरी 2020 को पीएफआई के खाते में 6 लाख जमा किए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने के भीतर पीएफआई के खाते में कहां से कितने पैसे आ रहे थे। आखिर देश विरोधी गतिविधि के लिए पीएफआई को फंडिंग करने का जो आरोप लग रहा है वो क्यों लग रहा है? और इसलिए आज सवाल यह है कि सबसे बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है, पीएफआई बैन होगा क्या? पीएफआई के पाताल लोक में एनआईए और ईडी अगर पहुंचे हैं तो आगे क्या होगा? जिहाद मंडली के पाप की पोल खुलेगी क्या? पीएफआई पर छापेमारी से कांग्रेस क्यों दिक्कत में? चर्चा करने के लिए हमारे साथ विष्णु जैन वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सुबुही खान संयोजक हैं राष्ट्र जागरण अभियान की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। माजिद हैदरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ सुहेल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबुही खान, पहले आपसे शुरुआत। पीएफआई पर जो एक्शन हो रहा है, आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है? पीएफआई बैन होना चाहिए, नहीं बैन होना चाहिए? क्या ये एंटी मुस्लिम कुछ चल रहा है देश के अंदर? जी जी सुशांत जी, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सही मायने में बहुत ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि हम लोग बहुत समय से सरकार से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह के संगठन जो एक्चुअली आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर समर्थन करते हैं, उन पर शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें कोई भी टेरर अटैक तो दिख जाता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा सीक्वेंस में चीज़ें चल रही होती हैं वो नहीं दिखती हैं। मैं कहती हूं कि ना ही सिर्फ पीएफआई बल्कि और बहुत से ऐसे संगठन हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो बच्चों को सेपरेटिस्ट बनाते हैं, जैसे तबलीगी जमात। कुछ संगठन ऐसे हैं जो उनको इस्लाम के नाम पे कुछ एकेडमिकली कुछ गलत सलत सिखा रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद, जहां पे इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो फंडिंग जमा करने के लिए पीएफआई जैसे संगठन है। तो इन सभी संगठनों पे अलग अलग तरह से सरकार को वॉच जरूर करना चाहिए और कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। पीएफआई तो चलिए आतंकवादी गतिविधियों में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बैन हो जाए, लेकिन जो दूसरे भी संगठन हैं जो प्रत्यक्ष तौर पे आतंकवादी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुसलमान बच्चे को, एक भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको भड़का के कभी आंदोलन करने के लिए सड़कों पे बैठा देते हैं, कभी उनके दिमाग में एक विक्टिमाइजेशन के सीड्स डालते हैं कि देखो तुम्हारे देश में तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है। तो इन सभी संगठनों को हमें बहुत ही नजदीकी से और पैनी नजर से देखने की जरूरत है, तभी हम समस्या का समाधान। और आपको लगता है पीएफआई बैन होना चाहिए? मैं बहुत खुश हूं। माजिद हैदरी, आपके हिसाब से पीएफआई पर यह एक्शन ठीक है और क्या पीएफआई बैन होनी चाहिए?
सुशांत भाई, पीएफआई पे क्रैकडाउन का तो बहाना है, एसडीपीआई को बैन कराना है, माइनॉरिटीज की आवाज को दबाना है, गांधीवाद को सताना है। ये देखिए, आपने आज अभी बात की कि एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये रेड कर, ये वही एनआईए है जो कि 2014 से जो भी कोई भागवा आतंक में मुलविस थे उन्हें क्लीन चिट दे रहा है। क्या ये वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जिसकी कन्विक्शन रेट 0.05 है और जिसके बारे में जैकलिन फर्नांडिस ने कहा कि वो नोरा फतेही के साथ है और उसके खिलाफ है? हम इन्हीं दोनों संगठनों की बात कर रहे हैं ना। और आपने पैसे का हवाला दिया, आपने कहा कि 21 जनवरी 2020 को 16 लाख निकाले गए, 16 लाख वापस डाले। अरे मैं आपको याद दिला दूं मेरे भाई, जब एकनाथ शिंदे ने और बागी एमएलए जब गोवा के होटल में रह रहे थे और असम के 5 स्टार होटल्स में रह रहे थे, वहां होटल का प्रतिदिन के कमरे का खर्चा 16 लाख से ज्यादा होता था, चार्टर्ड फ्लाइट का खर्चा 16 लाख से ज्यादा होता था। वो पैसा कहां से आता था? कभी उस पर कोई टेरर फंडिंग का आरोप क्यों नहीं हुआ? जो वीएचपी है उस पर कभी टेरर फंडिंग का आरोप क्यों नहीं हुआ? सुबह साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बाकी आतंकी संगठनों का भी देखिए, वीएचपी का तो देखिए उनके खिलाफ कौन करता है, कभी उनपे कोई रेड हुआ, कोई बता रहा है उनके पास पैसा कहां से आता है, वो कहां से सारा जो दंगे फसाद करते हैं देश भर में कैसे करते हैं? और एकनाथ शिंदे की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने पे कितना पैसा खर्चा हुआ, कहां से फंडिंग हुई, ये तो भारत को बताइए ना जरा। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज बताइए, खुलासा कीजिए कि केवल एक समुदाय के लोगों के पीछे क्यों पड़ी है ईडी और ये जो एनआईए है या सीबीआई है, माजिद ये क्यों हैदरी दूध में जी, धुले हुए हैं भाजपा वाले या भाजपा माजिद के हैदरी समर्थक? जी, बताइए जी। विधायक जी। इधर से उधर गए, पैसा दिया नहीं दिया, होटल का बिल, और टेरर फंडिंग का मामला और टेररिज्म से नाम जुड़ना, ये आपकी समझ ये कहती है कि दोनों एक मामले हैं? जी देखिए, आप आतंक को धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं या किसी मैंने तो समुदाय धर्म का से नाम क्यों ही नहीं जोड़ रहे हैं? लिया। आतंक की तो कहीं पीएफआई में कहीं धर्म है? यशवंत शिंदे मैंने का धर्म का नाम petition लिया, लेके आप CBI धर्म का लाना चाहते हैं, आप धर्म लाना चाहते हैं। धर्म तो आ पीएफआई, चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करना चाहिए या नहीं, मैंने ये कहा। मैंने तो ये नहीं कहा कि करना मुसलमानों चाहिए, को बैन क्यों कर दो, करना चाहिए? क्या मुसलमान के minority की संगठन आवाज को बैन भी कर दो, आए? ये तो बोला ही नहीं मैंने। क्यों बैन किया जाए, किस बात पे बैन? अरे भाई, वो क्यों बैन करने की बात कर रहे हैं? इसलिए है बजरंग क्योंकि दल को बैन कर रहे हैं। भाई मैं सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि एनआईए और ईडी क्या कर रही है, नहीं कर रही है। इसी पीएफआई को लेकर केरल में कांग्रेस की ओमन चांडी सरकार कोर्ट में एफिडेविट दे चुकी है 2012 में कि ये जो बैन किया सिमी जैसा संगठन, आतंकी संगठन, ये उसका दूसरा रूप है और ये भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे प्रधानमंत्री, तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी 2012 में। सुशांत भाई, दूसरा एफिडेविट मैं आपको याद दिला दूं, यशवंत सिंडे ने हाल ही में सीबीआई के पास दिया है कि भागवा आतंक में बॉम्ब मेकिंग सिखाई जाती है, जरा उस पे भी एनआईए कोई रेड अरे भाई कर मैं देना। कह रहा हूं अगर कोई करती ईडी है तो कोई वो रेड भी कर कर देना। लीजिए, लेकिन हर चीज में जहां पीएफआई का कनेक्शन दिख रहा है, चीजें सामने आ रही हैं, लोग अरेस्ट हुए हैं और उसके बाद अगर एक्शन हो रहा है तो यह कहना कि आप जो है माइनॉरिटीज पर कार्रवाई कर रहे हैं, इन दोनों का कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आता। मदरसा में सर्वे हो, आप माइनॉरिटीज पे कर रहे हैं, वक्फ की बात हो, वक्फ की जमीन पर भी कब्जा है, उसको छुड़ाने की बात हो, तब भी वही चीज हो जाती है। आसिफ सोहेल जी, क्या यह माइनॉरिटीज से जुड़ा कोई मसला है? क्या ये माइनॉरिटीज को दबाने की कोशिश है? पीएफआई पर एक्शन पर आपकी राय क्या है? सुशांत जी, मैं यही बोलूंगा, देखिए, जो राष्ट्रहित और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर किया जा रहा है तो मैं इसे वेलकम करता हूं, ये मूव। ना बल्कि पीएफआई इस सारे जितने भी फिरका परस्त ताकतें हैं हिंदुस्तान में, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो या और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखिए, ना पीएफआई मुसलमान को रिप्रेजेंट करती है, ना आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी कोई हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है। इनका अपना एक पर्सनल एजेंडा है। और पीएफआई को 2018 में झारखंड में जब बैन लगाया गया था तो हाईकोर्ट ने इसे क्वैश किया था। देखिए, एनआईए को चाहिए, अगर ये वाकई में अगर ये इन्वॉल्व है तो इनके ऊपर प्रॉपर एक कार्रवाई की जाए, बैंड होना चाहिए। अगर ये मुल्क को, अगर हिंदुस्तान भारत की सुरक्षा का मसला है, मेरे लिए भारत पहले है, ये बाकी के सारे जितने भी ये चीजें हैं ये मायने नहीं रखती है। तो हमें हमारा भारत की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं लाना चाहिए। अगर एक ही तरफा अगर इनके ऊपर विवाद, हमने पिछले भी कई बार देखा गया है, कई इन्वेस्टिगेशन इनके फेल हुए। इसकी वजह क्या है? मासूम लोगों को फंसाया गया है, झूठे गवाही दी गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर इक्वली फेयर ट्रायल आसिफ भाई, पीएफआई आज की तारीख में, आसिफ भाई, पीएफआई आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभावशाली है तो वो केरल के अंदर है। केरल के अंदर तो बीजेपी है नहीं, अभी खत्म मामला है। तो पीएफआई को अगर वहां बैन कर दें तो बीजेपी को उसमें क्या हासिल होगा, जरा मुझे समझाइए। इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा क्या है? देखिए सुशांत भाई, ये काम जज का है,
जुडिशरी का है, जुडिशरी एक कोर्स ऑफ एक्शन लेगी, ना बल्कि आप जज बद बनिए, मैं कोई वकील नहीं बनना चाह रहा हूं। आप बन रहे हैं ना सर जज, आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो आप हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करेंगे ना। जो पार्टी केरल में है और केरल में बीजेपी खत्म है, वहां उसको और खत्म करके उनको क्या मिलेगा? देखिए, कोई बीजेपी कहीं खत्म नहीं है, सारे मुल्क के अंदर बीजेपी अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पर आम आदमी आज परेशान है। ये एक गुटबाजी में और जो सो एक वेंडेटा की तरफ आज भारत के हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है। सियासी भारत का हिंदू तो नहीं कह रहा कि पीएफआई पर एक्शन नहीं होना चाहिए। भारत का हिंदू तो नहीं कह रहा कि पीएफआई पर एक्शन नहीं होना चाहिए। बराबर, तो देखिए, तो फिर भारत का मुसलमान क्यों बोले? अरे भारत का मुसलमान भी आतंक के साथ नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें कही है भाई, भारत का मुसलमान आतंक के साथ नहीं है ना। किसी एक मिनट सर, मुझे बताइए आसिफ भाई, किसी संगठन का टेरर से कनेक्शन जुड़े और उस संगठन का अध्यक्ष मुसलमान निकल आए, या उस संगठन में दसियों लोग मुसलमान निकल आए, तो भारत का मुसलमान उससे एसोसिएट खुद को नहीं करेगा। वो बोलेगा कि करो इस पे कार्रवाई, ये तो देश के खिलाफ है, जैसे हिंदू बोल रहा है। तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान कहां है? मैं दूंगा इसका, हाँ मैं जवाब दूंगा इसका। सुनिए आप, देखिए, आतंकवादी और जो भी नॉन वायलेंस का हमारे मजहब से, इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम मोहब्बत और अमन का मजहब है, और हिंदुइज्म भी मोहब्बत अमन का मजहब है। ये जो है अपना पर्सनल प्रोग्राम, ये लोगों का पर्सनल एजेंडा है जो कर रहे हैं। अगर देखिए, इनको प्रूव करना चाहिए, हमें अभी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। देखिए, हम ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, ना बल्कि भगवत गीता, कुरान और बाइबल पे नहीं चलता, ना आपका मीडिया ट्रायल पे चलता है, ना किसी की वकालत पे चलता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है, उसमें उनको कोर्स ऑफ एक्शन में जाने दीजिए। आप ये तो उन लोगों को भी समझाइए ना सर। कंक्लूजन पे क्यों आसिफ भाई, आसिफ भाई, आप तो हैदराबाद में हैं, आपके हैदराबाद से एक सांसद हैं, उनको समझाइए कि जब देश में हिंदू राष्ट्र बनने के सबूत दिख जाएं, आ जाएं, साबित हो जाए, तब बोले हिंदू राष्ट्र बन रहा है। जब मदरसे में सर्वे में एनआरसी घुसती हुई दिख जाए, उसके सबूत आ जाए, तब बोले कि छोटा एनआरसी है। वक्फ की संपत्ति जिसके सीबीआई जांच के लिए उनके छोटे भाई कहते थे विधानसभा में खड़े होकर, वो यूपी में हो तो कहते हैं एनआरसी है, उनको बोलिए सबूत लाएं, तब बोले। बिना सबूत के वो बोलते हैं। आप जिस सांसद की बात कर रहे हैं वो बहुत ही दानिश्वर सांसद है, अरेसर असदुद्दीन अवैसी, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो हिकमत से काम करते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं ना, उनकी क़यादत में करोड़ों रुपए का जो सो वक्फ प्रॉपर्टीज वापस आई है तेलंगाना में, और आंध्रा जब यूनाइटेड था। तेलंगाना सरकार ने, सर कल पाठशाला आपका वीडियो भेजूंगा, तेलंगाना सरकार ने वक्फ ने कहा हमारी संपत्ति है, तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वो संपत्ति ले ली, लेकिन ओवैसी साहब कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि मुख्यमंत्री उनका दोस्त है। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा, हमारी डिबेट आज पीएफआई पर। विष्णु जुड़ गए, आ रहा हूं, एक मिनट, एक रिएक्शन विष्णु भाई का ले लूं। विष्णु भाई, आपके हिसाब से पीएफआई पर यह एक्शन जरूरी था? पीएफआई बैन होना चाहिए क्या? इसके साथ जो मांग उठ रही है कि वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस को भी बैन कर दो, क्या वो वाजिब है साथ में? देखिए सुशांत जी, जिस तरह से पीएफआई इस देश में विगत काफी दिनों से अपने पैर पसार रहा था, और जितने भी टेरर फंडिंग का चाहे मुद्दा हो, चाहे ज्ञान व्यापी का मुद्दा हो, हर केस में, इसके अलावा और भी पत्थरबाजी वाला मुद्दा हो, देश के अलग अलग राज्यों में जहां पे भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट उभर के सामने आया है। तो मुझे लगता है आज एनआईए ने और होम मिनिस्ट्री ने जो ये कदम उठाया और इतना मैसिव अरेस्ट 10 राज्यों में 106 लोगों को अरेस्ट किया है, ये बहुत वेलकम स्टेप है। और मुझे लगता है एनआईए बहुत एक केपेबल और बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस करता है। और अरेस्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनआईए अपना खुद में बहुत एक एक्सटेंसिव जांच और बहुत एक्सटेंसिव सर्विलांस करने के बाद इस तरह से अरेस्ट किए जाते हैं। तो अगर आज एनआईए ने ये कदम उठाया है तो आप ये समझ लीजिए उससे पहले, उस अरेस्ट से पहले किस तरह का उनके पास उनको इनपुट्स मिले होंगे जिसके आधार पे अरेस्ट किए गए होंगे। और अभी एनआईए को इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, अपनी चार्जशीट एनआईए कोर्ट के सामने लगाएगी। तो मुझे लगता है एनआईए एक बहुत सक्षम अथॉरिटी, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं एनआईए को कि उन्होंने जिस तरह से पीएफआई पे ये मैसिव क्रैकडाउन किया है, बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पैर पसार रही थी, ये देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा उभर के आ रही थी।
जाएगी। और इसीलिए ऐसा मैं मानता हूं कि आगे आने वाले समय में जब इस मामले में ट्रायल होगा, जांच होगी, सारे लोगों को चार्जशीट सप्लाई की जाएगी, तो और जो इस अरेस्ट का जो सच है वो सामने उभर के आएगा। ठीक है, शुभोई जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी। मैं आसिफ जी से एक बात कहना चाहती थी सुशांत, कि पीएफआई के क्रेडेंशियल्स अगर आप उठाकर देखें तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कहीं भी भारत के खिलाफ अगर कोई भी स्ट्रैटेजी शुरू करने की कोशिश की जाती है तो उसमें हर चीज में पीएफआई निकल के आ रही है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है आसिफ जी। अभी ब्रिटेन में आप देखिए क्या हो रहा है, सांप्रदायिक उपद्रव जो पूरे विश्व में चल रहे हैं हमारे मजहब के नाम पर, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, हेलुसिनेशन नहीं है। इस्लामोफोबिया जो आप लोग बोलते हैं वो गलत शब्द है। फोबिया एक इरेशनल फियर होता है, एक्चुअली इस्लाम के नाम पर एक रियल फियर लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि टेररिस्ट हमारे मजहब को इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी को इस्लाम को ही मैनिपुलेट करके क्यों आतंकवादी बनाया जाता है, इस पे हमें ही मनन करना पड़ेगा, हमें ही इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आपकी मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूं कि पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं होना चाहिए भाई। कोई एक संगठन जो गलत चीजें कर रहा है देश में, टेरर फंडिंग कर रहा है, चाहे वो कोई भी मजहब चलाता हो, वो गलत है तो गलत है। और आप सभी लोग अब से पहले तो नेशनल डिबेट्स पे बैठकर बोलते थे कि ठीक है पीएफआई अगर पकड़ी जा रही है हर भारत विरोधी गतिविधि में तो आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, आप उनको बैन क्यों नहीं करते हैं। कितनी डिबेट्स में आपको सैकड़ों डिबेट दिखा दूंगी। और आज जब गिरफ्तारियां हो रही हैं तो आप एनआईए और ईडी पर सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। माजिद हैदरी जी, मतलब अपने इंस्टीट्यूशंस पे उंगली उठाना उन्हें कबूल है, लेकिन ये कबूल नहीं करेंगे, ये नहीं मानेंगे कि हाँ मेरे मजहब के नाम पर आतंकवादी बनाए जा रहे हैं और हमारे संगठन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। माजिद भाई देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर आप ये कहते हैं कि हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर सिख, हर ईसाई के अंदर देश सर्वोपरि है और हर मुस्लिम जो है वो आतंकवादी नहीं होता, ये सत्य है, और टेररिज्म का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जाए, उसको फांसी की सजा हो और उसके लिए आप नारे लगाएं कि भाई वो अमर रहेगा, जिंदा रहेगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो आप उसका धर्म ही देख के कर रहे हैं ना। पीएफआई के साथ ऐसे सबूत मिले कि वो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, और आप उसके साथ खड़े हो तो धर्म ही देख के खड़े हो रहे हैं ना। और क्या देख के खड़े हो रहे हैं? तो फिर जब लोग प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। सुशांत भाई, मैं तो सबसे पहले आपके इस प्रश्न का आदर करता हूं कि आपने कहा कि पीएफआई के खिलाफ आरोप है कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यहाँ तो हमारी भाजपा वाले सीधा कहते हैं हम भाई इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ राम राज्य लाना है, तब कोई आपत्ति नहीं होती। ये कब बोला है भाजपा वालों ने कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? माजिद जी एक सेकंड, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश के प्रधानमंत्री को आपने कभी बोलते सुना है? नहीं, किसने बोला हिंदू? एक मिनट मैडम, एक मिनट रुके। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये बीजेपी ने क्या घोषणा पत्र में लिखा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं से बोला है? देखिए, घोषणा पत्र की बात नहीं है, जब आपके पार्टी के लीडर ये किसने बोला? मुझे बयान बताइए ना कि इस फलाना नेता ने बोला था, मुझे नाम बताइए जिसने बोला हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब आपकी पार्टी का कोई प्रवक्ता ऐसी बात करे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, या आपका कोई एमपी, अरे नाम बोलिए ना सर, मैं नाम और स्टेटमेंट पूछ रहा हूं। आप मुझे नाम और स्टेटमेंट बताइए कि फलाना नेता और उसका ये स्टेटमेंट था बीजेपी के नेता का कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बोलिए। जोशी जी ने 50 दफा बात की, किसने बोला है? जी ने 50 दफा बात की, किसने की थी? आप मुझे बताइए किसने बात आज तक नहीं की है? किसने? अरे आप नाम बताइए ना, मैं नहीं सुन पाया, आवाज कट गई आपकी। बोलिए, फिर से नाम बोलिए, किसका नाम ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने हिंदू राष्ट्र की बात आज तक। अरे भाई, सुब्रमण्यम स्वामी अगर बोल रहे हैं तो ममता बनर्जी से पूछिए, आजकल ममता बनर्जी के साथ है वो, उनसे पूछिए सुब्रमण्यम स्वामी से। कैसे नहीं माने? और दूसरी बात देखिए सुशांत भाई, बात सुने, भारत के खिलाफ होने में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने में फर्क है। यहां पे कहा गया है ना ये को कि भाई भारत जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारत को भूल जाओ, भारतीय जनता पार्टी को याद रखो। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसको समझो वो भारत के खिलाफ बात है और उसके खिलाफ केस कर दो। और यही तो बात है कि पिछले 8 वर्षों में किसी, अरे भाई, पर मैं यही तो कह रहा हूं, केरल में बीजेपी कहां है? पीएफआई केरल में बीजेपी के खिलाफ बोलकर क्या कर लेगी? वहां बीजेपी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि इसलिए एक्शन हो रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो बीजेपी के खिलाफ केरल में? इससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? केरल से उनको लोकसभा में 0 सीट है।
अरे बीजेपी के लिए यही तो परेशानी है, यही तो सीना पीट रही है बीजेपी के, वो केरल में आगे आ क्यों नहीं पा रहे? गजब बात करते हैं। सुबह ही बोलिए, 1 मिनट रुकिए, सुबह ही बोलिए। माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी जी, इनकी आवाज प्लीज कम 1 मिनट माजिद हैदरी रुकिए, 1 मिनट, 1 सेकंड ये रुकिए, नैरेटिव ही गलत बन रहा है। हाँ। माजिद जी एक बात सुनिए, ये देश किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन और किसी भी पार्टी से बहुत बड़ा है। आप जो कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र एक चीज है, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्या रशिया में पैदा होने वाले रशियंस नहीं होते? अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन नहीं होते? तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू क्यों नहीं हो सकता? आप सबसे पहले नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। मैं भी मुसलमान हूँ। नहीं, 1 मिनट, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू कैसे हो जाएगा? हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। हिंदू मजहब नहीं है, हिंदू संस्कृति है। अरे भैया मैडम, 1 मिनट, आप कंफ्यूज हो रही हैं। हिंदू धर्म है नहीं, 1 मिनट, आप कंफ्यूज हो रही हैं। नहीं, आप कंफ्यूज हो रही हैं। हिंदू नहीं, आप कंफ्यूज हो रही हैं। हिंदू धर्म, पंथ और संस्कृति अलग अलग चीजें होती हैं। मेरी बात सुनिए, आप कंफ्यूज हो रही हैं। गलत नैरेटिव सेट करते हैं। नहीं, आप वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप भी गलत बात बोल रहे हैं। हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है? और हिंदू होने लाइफ इज नॉट नहीं, कैसे हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सब हिंदू कैसे हो जाएंगे? लाइफ को ट्रिविलाइज मत करिए। वे ऑफ लाइफ इज नॉट रिलीजन। अरे भाई, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले पंथ और संस्कृति अलग अलग, तीनों की परिभाषाएं अलग है सुशांत। ये एक अलग लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अलग होगा, लेकिन मैं इस पे सहमत नहीं हूं कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर आदमी जो है वो हिंदू हो जाएगा। मैं मुसलमान होते हुए भी हिंदू हूँ। अरे आपकी इच्छा है, कर सकती हूँ। आपकी इच्छा है, लेकिन आप जबरदस्ती माजिद हैदरी और आसिफ सोहेल को हिंदू थोड़ी बना देंगी। मैं इसको थ्योरी से प्रूव कर सकती हूँ, मैं इसको एविडेंस से प्रूव कर सकती हूँ। ये लोग ऐसे ही हमें बैकफुट पे लाते हैं बोलकर कि हिंदू राष्ट्र मतलब किसी मजहब की बात हो रही है जी। हिंदू राष्ट्र मतलब सेक्युलरिज्म के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। ये नैरेटिव तोड़ना पड़ेगा। वी शुड बी प्राउड हिंदूज। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदू हैं। हमारा मजहब, हमारी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, बट कल्चर नहीं बदलता है भाई। और कोई अपोलोजेटिक नहीं होता अपने कल्चर के लिए। जर्मन्स नहीं होते, चीनी नहीं होते, अमेरिकन नहीं होते, रशियंस नहीं होते, तो हिंदू क्यों शर्मिंदा होता है ये कहने में कि मैं हिंदू हूं? हिंदू कोई शर्मिंदा नहीं है, पहली बात। अगर 1 मिनट माजिद हैदरी रुकिए भाई, अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदी हैं, हम वतन हैं, ये हो सकता है, लेकिन हर आदमी हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू नहीं हो सकता। और हर आदमी को हिंदू हमको बनाना भी नहीं है। हिंदू जो है उसके अंदर अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और उस पर हमें गर्व है और हम उसी के साथ चलते। सबको हिंदू बनाने की, हिंदुत्व की अगर सोच होती तो हिंदुत्व को फैलाने के लिए हम दुनिया भर में आक्रमण कर रहे होते। हमने कभी आक्रमण नहीं किया, हिंदुत्व ने नहीं किया। मैंने हमको नहीं बनाना सबको हिंदू, बात खत्म। मैं उस डिबेट पर हुई नहीं। मुझे यह बताइए आसिफ सोहेल जी कि अभी जो सारा मसला बैठता है कि बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है। भाई 2012 का मैंने उदाहरण दिया कि पीएफआई को लेकर उस वक्त की केरल में कांग्रेस सरकार ने कहा कि ये लोग आतंकवादी संगठन सिमी जैसे हैं, तब तो बीजेपी ने नहीं कहा था। तो इसको बीजेपी पर लाद कर देश के एक बड़े खतरे को हम कारपेट के नीचे क्यों डालते हैं? देश को खतरा कहां से आ गया, मुझे ये बता दीजिए। हर दिन आप टेरर फंडिंग बोलते हैं, फॉरेन। अरे माजिद हैदरी जी, आपको तो कश्मीर के आतंकवादियों में भी कुछ नहीं दिखता। आप थोड़ा रुकिए, मैं आसिफ सोहेल से पूछ रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। आसिफ सोहेल, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाए। माजिद हैदरी रुकिए, आसिफ सोहेल जवाब दीजिए जी। सुशांत भाई देखिए, राष्ट्रहित और राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो मैंने कहा है कि देखिए, मुल्क पहले है ना, बल्कि बीजेपी या कोई दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बराबर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर किसमें निकल रहा है तो उनको सजा बराबर मिलना चाहिए। मेरा बोलना यही है कि ऐसे कई संगठन हैं, एक संगठन के ऊपर कार्रवाई कर कर आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप पूरे संगठन को करिए। और ये जांच एजेंसियां क्या सो रहे थे इतने साल से ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो कहां थे ये लोग? इतना इनका जब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आज इनको निकल रहा है, इनके जो फंडिंग के बारे में बात हो रही है, इनके एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है, तो हमारी कहां गई एसबी, इंटेलिजेंस, ये सारा रॉ हमारे लोग किधर है? ये लोग एजेंसीज को जागना चाहिए। क्यों? मुल्क की हिफाजत पहले है। क्यों? तो भारत भारतीयों का है। जैसा हमारी बहन ने अभी बताया कि भारत हिंदुओं का नहीं है, ये भारत
भारतीयों का है और भारत की किताब संविधान है, ना बल्कि कोई इस्लामिक कोई और ना ही भगवत गीता कुरान। मैंने हमेशा बोलता हूं ये मुल्क संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। इसकी किताब बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी है। ये मुल्क भगवत गीता बाइबल और कोई ग्रंथों पे नहीं चलना चाहिए बहन। और आप कोई इस्लामिक प्रीचर नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। गलत आप इस्लाम के बारे में प्रीच मत करिए कि वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे, वो ये थे, वो थे। आपको जो डिबेट पे बात हो रही है आपको नहीं पता है तो मत बोलिए। आप गलत विष्णु जैन जी, आप प्रचार मत करिए। विष्णु जैन जी, इनका तर्क ये है और ऐसे संगठनों पर कार्रवाई साथ में क्यों ना हो, पहला। और दूसरा, इतना टाइम क्यों लगाया अगर पीएफआई इतनी खतरनाक थी? सुशांत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये इस मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं या इनके पास ऐसे फैक्ट्स हैं कि और ऐसे हिंदू संगठन हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हैं, तो वो फैक्ट्स देना, इशारा क्यों दे रहे हैं? तथ्य दें, एनआईए को तथ्य दें, सबके सामने तथ्य दें कि आरएसएस, बीजेपी या जितने भी ये राष्ट्रवादी हिंदू संगठन है, अगर उनको टारगेट करना चाहते हैं तो तथ्य दें उनके बारे में, इशारा ना करें। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 2014 से पहले तो यहाँ पे सारी सरकारें कांग्रेस गवर्नमेंट की थी, काफी लंबे अंतराल तक। उस समय कौन से हिंदूवादी संगठन के ऊपर टेररिस्ट का आरोप लगा? कौन से हिंदूवादी संगठन को आपने बैन किया? और अगर बैन किया तो बैन हटाया गया? वो बोलने फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। विष्णु जैन जी बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं सुशांत भाई, और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का यहां पे पक्षधर नहीं हूं, पर अगर आप आरएसएस और वीएचपी पे आरोप लगा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि जो गांव में खाक छानता है, जो गांव में लोगों के बीच में रहता है, वो आरएसएस का कार्यकर्ता होता है। जो अपने मंदिर के लिए दिन रात 75 साल की अवस्था में अपने आराध्य के लिए वहां पे तप रहा है, खट रहा है, लोगों के पास जाके चंदा मांग रहा है, लोगों से एक एक समय जुटा जुटा के अपने आराध्य की भूमि को बना रहा है, वो वीएचपी का कार्यकर्ता होता है। आप कौन आरएसएस और वीएचपी का कार्यकर्ता एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है? जरा नाम बताइए, एक भी आदमी का नाम बताइए जो टेररिस्ट में इन्वॉल्व रहा है। आप इस देश के सन ऑफ द सॉइल के ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं? ये बहुत डेरोगेटरी है, मैं कहना चाहता हूं। और अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप प्लीज फैक्ट्स दीजिए कि किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आपके पास क्या तथ्य हैं। इशारा मत करिए। ठीक है, आसिफ सोहेल। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं आपको, मक्का मस्जिद ब्लास्ट का क्या हुआ, अजमेर दरगाह के ब्लास्ट का क्या हुआ, लुम्बिनी पार्क के ब्लास्ट का क्या हुआ, कौन इन्वॉल्व थे इसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, तो उसको आप पूरी मुकम्मल करिए। अभी एक हमारी बहन बोल रही है कि तबलीगी जमात गलत है, और सुनिए आप एक मिनट, अभी तबलीगी जमात पे मत जाइए, एक मिनट, वो पूछ रहे हैं उन मामलों का जिनका आपने जिक्र किया आसिफ सोहेल, उस मामले में जांच हुई या नहीं हुई? मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो आप सुशांत भाई उन्हें भी रोकना चाहिए था। अरे तो बिना जांच के बोलना चाहिए था। जांच हो रही है ना सर, तबलीगी जमात जांच हो रही है ना, उसमें साबित हो जाए, प्रचार नहीं कर रहा हूं, उसमें साबित हो जाए। जब बात हो रही है, जब तथ्य पे बात हो रही है तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया? उन्होंने क्लियरली बताया है कि देवबंद और तबलीगी जमात गलत काम कर रही है, तो आपको चाहिए उन्हें रोकना था जब ही बात को। आप क्यों आप ही एक ही तरफा तरीके से बात कर रहे हैं? आप सुशांत जी, बात जब हो रही है तो एक मिनट पहले विष्णु जैन, फिर सुबीर जी मैं आपको बता रहा हूं। विष्णु जैन एक मिनट, आसिफ सोहेल रुकिए। विष्णु जैन। सुशांत जी, मैं ये कहना चाहता हूं, इनका आरोप आरएसएस और वीएचपी पे था। इन्होंने एक भी नाम नहीं बताया है या ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं बताया है जहां पे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, आप इनको पीएफआई से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब मैं आज इस मानसिकता का कितना बड़ा विरोधी हूं। क्या जो कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी उसमें आरएसएस और वीएचपी का इन्वॉल्वमेंट था? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। जो अभी यहां पे 2045 में, सॉरी 2047 में इंडिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश थी, उसमें आरएसएस और वीएचपी का हाथ था। आप इस देश की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हो और इस जो देश के सन ऑफ द सॉइल है उन्हीं पे आरोप लगा रहे हो, और बिना कोई तथ्य और बिना कोई फैक्ट्स के। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे तथ्य और फैक्ट्स बताएं कि आरएसएस और वीएचपी ने इस देश को बचाने के बजाय इस देश को तोड़ने का कब काम किया है? वही मैंने माजिद हैदरी से पूछा, वो कह रहे हैं बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन किसी का नाम नहीं बता रहे कौन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। रोड पे खड़ा रहता है। आसिफ जी को मेरा दारुल उलूम पे बोलना और तबलीगी जमात पे बोलना बुरा लगा। आसिफ जी, एक जिम्मेदार भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आतंकवादी बनते कैसे हैं। मां के पेट से आतंकवादी पैदा नहीं होता मेरे भाई। एक मुसलमान बच्चे को पहले अलगाववादी बनाया जाता है। उसकी भाषा अलग, उसकी शिक्षा अलग, उसके कानून अलग, उसकी न्याय प्रणाली अलग, उसका खाना अलग, उसके रंग अलग।
जब वो अलगाववादी बन जाता है तब सेकंड स्टेज में उसको कट्टरवादी बनाया जाता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सब गलत है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तो फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है कि जो तुम सोच रहे हो वो सारी दुनिया से मनवाना तुम्हारा कर्तव्य है, और जो नहीं कन्वर्ट हो रहा तुम्हारी मान्यता में उसको मार दो। इस स्टेज पे आके वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। और अलग अलग संगठन इसमें काम कर रहे हैं। कुछ संगठन अलगाववादी बना रहे हैं, कुछ संगठन कट्टरवादी बना रहे हैं, कुछ संगठन आतंकवादी बना रहे हैं, कुछ संगठन फंडिंग अरेंज कर रहे हैं। तो हमें इन टोटलिटी सारे संगठनों को देखना पड़ेगा। हमें इनके खिलाफ एक भारतीय होने के भी नाते और एक मुसलमान होने के भी नाते आवाज उठानी पड़ेगी। मुसलमान बच्चों की साइकोलॉजी से खेलते हैं आप लोग, जो पढ़ने लिखने के शौकीन है, एकेडमिकल थोड़ा उनका माइंडसेट है, उनको आप दारुल उलूम के जरिए इस्तेमाल करते हैं। जो थोड़ा कर्मकांड के रास्ते नमाज रोजा करके अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, उनको आप तबलीगी जमात के जरिए उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। जो फसादी होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, उनको आप जैशे मोहम्मद और लश्कर तौयबा जैसे संगठनों में डाल देते हैं। आपको सोचना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा कि हमारी कौम में, हमारी कौम के लोग क्या कर रहे हैं। माजिद हैदरी पहले जवाब दें, फिर आसिफ भाई आ रहा हूं। देश के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, माजिद हैदरी रिस्पॉन्ड कीजिए आप। देखिए, हमारे दो माननीय पैनलिस्ट ने कहा, सुभोई साहब ने भी और विष्णु जी ने कहा कि कौन आतंकी है। अरे यशवंत शिंदे जी के मैंने पिटीशन की बात की जो उन्होंने हाल ही में सीबीआई को दिया है, उनने उसमें भगवा आतंक की बात की और पिटीशन दिया है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। दूसरी चीज, लॉरेंस बिश्नोई ने किस मदरसे से पढ़ा था, मुझे बताइए कि उसने सिद्धू मूसावाले की हत्या कर दी। मुझे बताइए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कौन मुसलमान है। मुझे आप बता दीजिए जो मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और असीमानंद पकड़े गए थे, उन्होंने किस मदरसे में पढ़ा था। धर्म को आप आतंक से ना जोड़ें। हेमंत करकरे ने किस मुसलमान आतंकी की बात की थी, उसने तो भगवा आतंक की बात की थी, और हेमंत करकरे कोई आम इंसान नहीं था, देश के लिए उसने अपनी जान दी। और आज अगर बात टेरर फाइनेंसिंग की है तो आप मुझे बताइए 2016 में हमारी सरकार ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद टेरर फाइनेंसिंग बंद, और आपने जो आंकड़े दिए 2020 के दिए। अब या तो हमारी सरकार झूठ बोल रही थी या एनआईए और ईडी झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। मुझे आप बता दीजिए कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो नहीं जानता झूठ। ठीक है विष्णु जी, देखिए माजिद भाई इसका जवाब मैं भी दे सकता हूं, लेकिन विष्णु जी, हाँ सुशांत जी, इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, भगवा आतंकवाद। मैं इस शब्द का कड़ा विरोध करना चाहता हूं। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो लोगों को कभी भगवा कपड़ा पहना के उनका गला नहीं काट सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी बॉम्ब बना के अटैक नहीं कर सकते। जो लोग भगवा में विश्वास रखते हैं वो कभी पत्थर नहीं फेंक सकते। भगवा में वो लोग विश्वास करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। भगवा में वो लोग विश्वास करते हैं जो एक चींटी भी जा रही होती है तो देखते हैं कि कम से कम वो मर ना जाए, वो होता है भगवा। आप भगवा को आज आतंकवादी वर्ड से जोड़ रहे हो। आप किस तरह की बात कर रहे हो? और ये इस तरह की मानसिकता के खिलाफ हमारा विरोध है। विष्णु भाई, मैं आपको बताता हूं एक चीज। आपने कहा कि मूसेवाला की हत्या करने वाला वो कौन सा मुसलमान था? क्या उसने मूसेवाला को इसलिए मारा, धर्म के नाम पर मारा था? हाँ, या जो भी इस देश के अंदर क्रिमिनल्स जेल के अंदर बंद हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों, उन सारे क्रिमिनल्स का धर्म देखा जा रहा है, उनका नहीं देखा जा रहा बॉस। लेकिन अगर आप टेररिज्म धर्म के नाम पर करेंगे, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर अगर सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, तो दुनिया आपसे ही पूछेगी ना सर, किससे पलटकर पूछेगी? मेरे भाई, जब मुझे कहा जाता है भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, मुझे तो वो भी आतंक दिखता है। लेकिन वंदे मातरम आपने नहीं कहा, उसके बावजूद आप रह रहे हैं ना। अरे मुश्किल से रह रहे हैं। मुश्किल से रह रहे। आपका पीछे घर देख के तो लगता नहीं आप किसी मुश्किल में है। आलीशान बंगले टाइप का घर है आपका। पाकिस्तान देखिए, मुश्किल जरूर नहीं होता कि आपको शक्ल में दिखे, वो मेंटली होती है मुश्किल। मेंटल मुश्किल होती है, मेंटली सांस नहीं लिया जाता है, मेंटली। अच्छा, और आप सोचिए इस देश में हिंदू कितनी मेंटल मुश्किल में रहता होगा जब वो सुनता है कि सरतन से जुदा, और भीड़ घूम घूम के कहती है सरतन से जुदा कर देंगे, तो हिंदू कितना मेंटल परेशानी में रहता है। वो कभी सोचा आपने? उसके लिए लड़े आप, उसके लिए बोला आपने? हमारे तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गोली मारो डैश डैश को, मैं गाली नहीं लूंगा। हाँ। तो हम कैसे रहते हैं भाई? हम भी जी रहे हैं। हम कभी किसी तो वो डैश 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 आप हैं। अरे भाई, वो डैश 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 आप हैं। वो डैश 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 का धर्म तो है नहीं। वो डैश 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 तो हिंदू भी हो सकता है, वो डैश 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 तो सिख भी हो सकता है। आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया कि मंत्री जी ने आपको मारने के लिए कहा? उन्होंने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 को। गद्दारों में तो आप नहीं है।
गद्दारों में सुशांत सिन्हा भी नहीं है, विष्णु जैन भी नहीं है, गद्दारों में तो किसी का नाम नहीं है। आप दिल पे क्यों लेके बैठ गए कि आपको बोला? अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शन चल रहे थे, हाँ। उस टाइम उनने बात की और उस टाइम एक वहां पे व्यक्ति बंदूक लेके आया था। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देखा जाता है, प्राइमा फसाई देखा जाता है। अब आप सही आए कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है और यही कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस देख देख के पीएफआई पे कार्रवाई हो रही है। अब समझ में आया जो कह रहे हैं कि मुसलमानों पे हो रहा है, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देख के कार्रवाई हो रही है। अब आसिफ सोहेल, अब आप जवाब दें, आपको मौका दे रहा हूं। देखिए, आतंकवादी और टेररिज्म का इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि मदरसों से पढ़े, तो हाँ, मैं मानता हूं मदरसों से आतंकवादी निकले हैं, वहां से पढ़े हैं। वो कौन थे? स्वाति प्रज्ञा वहीं से पढ़ी है, कर्नल पुरोहित वहीं से पढ़े हैं, और कई लोग हैं जो मदरसों से पढ़े हैं। हम तो मदरसों पे पढ़े नहीं है, हमें तो पता नहीं है। देखिए, आज आपको समझना चाहिए कब तक ये मजहब के नाम पे मुल्क को तोड़ा जाएगा। यहाँ पे आज सिर्फ भूख की, नौकरियों की जरूरत है, यहाँ पे इस्लाम दीन की प्रचार की जरूरत नहीं है। आज लोग परेशान है, आज महंगाई से, आज उसके ऊपर आप बोलिए आप ना। बल्कि ये देखिए, एक एजेंसी, जांच एजेंसी काम कर रही है, पीएफआई अगर इन्वॉल्व है तो उसमें बराबर वो लोग को सजा मिलना चाहिए। मैं बराबर समर्थन करूंगा इस चीज का कि अगर ये कोई टेररिस्ट और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अगर ये भारत को तोड़ने के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, आसिफ भाई हम बराबर है। चलिए, हम दोनों बतौर हिंदुस्तानी काउंटिंग, मेरी बात सुनिए, एक मिनट आसिफ भाई, एक काउंटिंग करते हैं हम दोनों भाई, आसिफ भाई और सुशांत भाई दोनों मिलकर एक काउंटिंग करते हैं। आसिफ भाई सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, करने दीजिए आप। अच्छा बोलिए, मेरी एक बात नहीं, आप रुकना चाहिए। आप तो सुनिए, पहले आपकी बात मैं सुन रहा हूं। देखिए, ये मुल्क की हिफाजत के लिए आसिफ हुसैन सोहेल हमेशा सामने ठहरेगा, परचम लेके तिरंगा, जो चाहे वो पीएफआई हो या बजरंग दल हो या आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो जो मुल्क तोड़ने के लिए और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करेगा, तो पहले मैं आगे ठहरूंगा और साथ में पूरे मुसलमान हिंदू सब मिलकर भारत की सुरक्षा करेंगे। आपको ये समझना चाहिए, भाई मैं बोलूं, मुल्क हमारे लिए बहुत आसिफ भाई, अब मैं बोलूं, इसने इसी मट्टी आसिफ भाई दफन होते हैं। आसिफ भाई समझना चाहिए बात को पहले। आसिफ भाई मैं बोलूं, मुझे कोई डाउट नहीं कि आप इस देश से मोहब्बत करते हैं, बोलिए। लेकिन अगर आप इस देश से 100% वैसी ही मोहब्बत करते जैसा आपको करना चाहिए, तो आज आप पीएफआई पर एक्शन होने के बाद ये ना कह रहे होते कि आरएसएस और वीएचपी और फलाना और ढिमकाना को भी बैन करो। आपकी चिंता यह होती कि आप घोड़े खोल देते कि ये डिबेट हो या ना हो, आप आरएसएस और वीएचपी को बैन करने के लिए उनकी लिस्ट निकालकर, उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, उनके खिलाफ तमाम सबूत लेकर कोर्ट चले जाते और तमाम चीजें कर रहे होते। लेकिन आज जब पीएफआई पर एक्शन होने लगा, तब आप निकाल कर लाते हैं तराजू बैलेंस करने के लिए कि आरएसएस और वीएचपी, तब मामला गड़बड़ लगता है। मैं तो आपको वही बोल रहा हूं ना, मुल्क की हिफाजत मुझे अहम है, चाहे वो पीएफआई हो। मैंने आपको क्लियरली बोला, पीएफआई अगर इन्वॉल्व है तो मैं ये चीज का समर्थन बराबर कर रहा हूं। आज जो कार्रवाई हो रही है, अगर देखिए एक कोर्ट ऑफ लॉ है, उसमें प्रोसेस तो होने दीजिए ना। मीडिया ट्रायल क्यों चला रहे हैं आप? और मैं बताइए, क्या है आसिफ भाई, मैं ना बड़ी बारीक चीजें पकड़ लेता हूं, इसलिए लोग मेरे शो में बच के जा नहीं पाते। पीएफआई के मामले में आप अगर लगाते हैं, अगर पीएफआई शामिल है, लेकिन वीएचपी और आरएसएस के मामले में आप 100% कंफर्म है कि ये लोग इस देश को तोड़ रहे हैं या आतंकवाद फैला रहे हैं, यहीं पर मामला गड़बड़ा जाता है। आप कहते हैं कोर्ट में चल रहा है, चलने दीजिए। अभी मक्का मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है, वो नहीं चलने, वहां वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन यहां पीएफआई पर एक्शन होगा तो कोर्ट जाने दीजिए। यहीं आप फंस जाते हैं जब आप देश और फिर पीएफआई में जो लोग हैं उनका धर्म जो है उसको नहीं देखते, इसकी बात करते हैं। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन पीएफआई पर एक्शन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इसको तो बैन ही कर दीजिए। क्या क्या कार्रवाई हो रही है उस पर नजर रहेगी, अपडेट देंगे। मेहमानों का शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक है।